अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस टाइम पे चूँकि वबा फैली हुई है तो इस वजह से अपने घरों में रहिए और अपना ख्याल रखिए। अपने आप को एडवाइस ये है कि अपने आप को बिज़ी रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रीडिंग कर सकते हैं रीडिंग करें, कोई प्रोडक्टिव काम करें। ये लेक्चर जो है वो सोशियोलॉजी 8th सेमेस्टर के लिए है, उसके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन और आज की जो टॉपिक है वो है ग्लोबल इनइक्वालिटी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन की डिफिनीशन, स्कोप, इसका वेदर इट्स अ मिथ और रियलिटी, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं क्लास में। तो आज का हमारा जो कंटेंट है वो है ग्लोबल इनइक्वालिटी। ग्लोबल इनइक्वालिटी से मुराद ये है कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल। इनइक्वालिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटी और दूसरी होती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटी जो है वो होती है, इसको हम ग्लोबल इनइक्वालिटी कहते हैं। और इंटर स्टेट विद इन द स्टेट जो सोशियोलॉजी का ये इंट्रा स्टेट जो है वो आईआर का टॉपिक है बेसिकली। और इंटर स्टेट जो है सॉरी ये सोशियोलॉजी का है और इंटर स्टेट जो है वो आईआर के टॉपिक है। तो हम आज का चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो ग्लोबल इनइक्वालिटी है तो ज़्यादातर जो है वो हम इंटरनेशनल इनइक्वालिटी विद इन द स्टेट्स बिटवीन द स्टेट्स कम्युनिटी जो इनइक्वालिटी पाई जाती है कि कुछ स्टेट जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ सेमी डेवलप्ड हैं। तो वो हमारा कंसर्न होगा। अच्छा, इसके अलावा इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का बड़ा लिंक है। पॉवर्टी भी जो है वो इसको हम दो तरह की होती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव पावर्टी का मतलब, एब्सोल्यूट पावर्टी का मतलब ये है कि जब आपके पास बेसिक नीड्स जो होते हैं, बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, जिस तरह फूड, शेल्टर, क्लॉथेस वगैरह, जब वो आपके पास नहीं होते तब आप एब्सोल्यूट पोर होते हैं। मतलब बेसिक नीड्स जब आपके पास नहीं होती है। जबकि रिलेटिव जो पावर्टी है वो इनइक्वालिटीज के साथ रिलेटेड है। रिलेटिव पावर्टी का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं, लेकिन आपके साथ जो दूसरा जिसके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, या सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ जब आप खुद को कंपेयर करते हैं, या स्टेट, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं, तो उनके पास जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपसे ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पहनने को कपड़ा है, घर है, लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप पुअर है रिलेटिवली। और रिलेटिव पावर्टी जो है वो इनइक्वालिटी के साथ मुताबिकत रखती है, उनके साथ रिलेटेड है। अच्छा, ग्लोबली जब हम बात करते हैं तो हम स्टेट्स को वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है एक, जो उनके वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी उनके मुताबिक
दुनिया को तीन आप कह सकते हैं कि एरियाज में तकसीम किया गया है। एक है कोर, दूसरी है पेरिफेरी और तीसरी है सेमी पेरिफेरी। ये एक किस्म की स्ट्रेटिफिकेशन है, ग्लोबल स्ट्रेटिफिकेशन है। कोर एरियाज जो है वो डेवलप्ड हैं, आप डेवलप्ड वर्ल्ड जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो डेवलप्ड हैं, वो कोर एरियाज हैं। पेरिफेरी एरियाज वो हैं लेस डेवलप्ड स्टेट्स, एलडीसी जिसको कहते हैं। इसके अलावा सेमी पेरिफेरी जो इन बिटवीन, विच लाइज इन बिटवीन डेवलप्ड वर्ल्ड एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड या लेस डेवलप्ड वर्ल्ड, दोज एरियाज आर कॉल्ड सेमी पेरिफेरी एरियाज। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनइक्वलिटी को आप चंद चीज़ें हैं जिनको बुनियाद पे हम इनइक्वलिटी को देखते हैं। सबसे पहला जो उसमें है, जो आमतौर पर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं या यार के स्कॉलर जो हैं वो इकानमी को लेते हैं। ये जितनी भी इनइक्वलिटी है, चाहे वो विद इन द सोसाइटी है या बिटवीन द स्टेट्स हैं, सबसे पहला जो हमारे जहन में आता है जो वो है इकोनॉमी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो ग्लोबल इनइक्वलिटी में इकोनॉमी बड़ा अहम रोल अदा करता है। जो स्टेट्स इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं या बेटर ऑफ हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, उनके पास कल्चरल पॉजिटिव्स भी हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो एजुकेशन। डेवलप वर्ल्ड में अगर आप देखें तो एक सर्वे के मुताबिक फार्मल एजुकेशन की जो टाइम है वो 15 to 22 ईयर्स है। फार्मल एजुकेशन इसको स्कूलिंग कहते हैं। तो डेवलप वर्ल्ड में 15 से 22 साल तक फार्मल एजुकेशन दी जाती है, जबकि यही अगर हम LDCs में देखें, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें या थर्ड वर्ल्ड में देखें, तो 5 से 10 साल तक फार्मल एजुकेशन, इतना बड़ा गैप आता है। तो जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा उतनी ही इनकम बढ़ेगी, उतनी लोगों की। अच्छा, इसके बाद है तीसरे नंबर पे हेल्थ। ग्लोबली अगर आप देखें तो इनइक्वलिटीज़ है। हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर आप डेवलप वर्ल्ड में देखें तो वहाँ पे किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पे अगर आप देखें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है, अच्छा है। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। कंपैरेटिवली अगर आप देखें, इनइक्वलिटी हम बात करते हैं कि हेल्थ को लेके कितनी इनइक्वलिटी है, कि जहाँ पे अफ्रीका में 90% जो है, 19% ऑफ द डेथ्स ड्यू टू मलेरिया इज अकरिंग इन अफ्रीका। मतलब अफ्रीका में 90% मलेरिया से जितने लोग मरते हैं, वहाँ 90% इस भी मलेरिया से अफ्रीका में मरते हैं। अच्छा, तो ये चंद इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं इसके काजेस की तरफ। काजेस की तरफ
causes of inequality. बहुत सारे काजेज हो सकते हैं, लेकिन हम चंद एक का जिक्र करेंगे, जिसमें पहला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हम मुराद ये है कि आप जहाँ रहते हैं आपका लोकेशन जो है वो आपको फेवर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सख्त है, या वो प्रोडक्टिव नहीं है एग्रीकल्चर वगैरह के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। तो पहला है आपका, पहली काज जो है वो ज्योग्राफी है। दूसरी जो है वो है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसके साथ हम ऐड करते हैं, अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी ऐड करते हैं तो भी अच्छा रहे। कॉलोनियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा लिंक है, आपस में स्ट्रांग लिंक है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो डेवलप हो गया और उनको मार्केट, अपने सरप्लस गुड्स के लिए मार्केट चाहिए थे, और तो इस वजह से उन्होंने दूसरे अमेरिका, एशिया और बाकी जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे अपने अपने कॉलोनीज बनाए, जिनका मेन मकसद ये था कि एक तो कि वहाँ से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, अपने जो होम स्टेट से वहाँ लेकर जा सके, और दूसरी अपने जो सरप्लस गुड्स है उनके लिए एक मार्केट प्रोवाइड कर सके। तो प्योरली कॉलोनियलिज्म जो है पॉलिटिकल एक्ट थी, लेकिन उसके पीछे जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनके पीछे उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से कॉलोनियलिज्म। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो हम देखते हैं हिस्ट्री को देखें तो वही लोग जो है ना वो उन्होंने कॉलोनीज बनाए, और जहाँ पे कॉलोनीज बनाए वहाँ के उन एरियाज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से ये लोग जो है वो दे गॉट रिचर एंड रिचर, एंड दीज पीपल देन देयर कॉलोनीज गॉट पोर एंड पोरर एंड पोरर। तो दूसरी वजह ये है कॉलोनियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तीसरी है पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्लोबल इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं तो लीस्ट डेवलप स्टेट और डेवलप वर्ल्ड में अगर हम देखें तो डेवलप वर्ल्ड में आज का जो ट्रेंड जा रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो तकरीबन नेगेटिव में जा रहा है। लेकिन जो लीस्ट डेवलप वर्ल्ड है या थर्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ऑलरेडी इनके पास रिसोर्सेज भी कम है, और ऊपर से पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ रही है, तो इसका प्रेशर भी आपकी इकानमी पे आता है, और एज ए रिजल्ट जो है वो इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे अगर आप अफ्रीका की एग्ज़ाम्पल ले लें, जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है, जहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड और अफ्रीकन वर्ल्ड में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है। और आजकल जो मिडल ईस्ट है या फिर एशियन है स्टेट्स हैं, वहाँ पे अक्सर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, और उनकी पॉलिसीज़ भी स्टेबल नहीं होती, और वो चेंज होते रहते हैं। हालांकि स्टेट के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ चाहिए होती है, तो वहाँ पे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। सिविल वार होते हैं, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ट्राइबल टेंशन्स होते हैं। तो इस वजह से वो इस पावर्टी के साइकिल से
ये लोग बाहर नहीं निकलते। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप ग्लोबल जो नॉर्थ है, जो डेवलप वर्ल्ड है, वहाँ पे आपको इतनी कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वार बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट है। वहाँ पे लोगों को लोगों के जो सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वलिटी है वो कम है। तो इस वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें, सिविल वार्स, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ इकानमी भी डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के क्या है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, शॉर्ट टर्म है, पर्सनल। ज़्यादातर अगर आप देखें तो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में पर्सनल जो इंटरेस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं उस पे, नेशनल इंटरेस्ट पे। और वहाँ पे इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं, जो इकनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का है, क्या वो प्रो ग्रोथ है या प्रो पुअर है या प्रो एलीट क्लास है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनइक्वलिटी को बढ़ा रही। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, वो तो कहीं पे भी आ सकती हैं, जिसमें अर्थक्वेक्स हैं, फ्लड्स हैं, वोल्केनोज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आपकी इकानमी को, जो आपकी इकानमी की नुकसानदेह है और इनइक्वलिटी को इस तरह इंक्रीज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इनइक्वलिटी को अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबलाइजेशन और इनइक्वलिटी का क्या लिंक है। ग्लोबलाइजेशन और इनइक्वलिटी का लिंक अब हम डिस्कवर करेंगे कि क्या लिंक है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वलिटी बढ़ गई है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी वजह से ग्लोबल इनइक्वलिटी कम हो गई है। बहरहाल अभी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। पहली जो स्कूल ऑफ थॉट है, उनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनइक्वलिटी जो है, या ग्लोबल इनइक्वलिटी जो है, वो बढ़ गई है। उनके कुछ आर्गुमेंट्स हैं। पहला आर्गुमेंट ये है उनका कि चूंकि ग्लोबलाइजेशन इज अ गेम ऑफ विनर एंड लूजर, जिसमें सिर्फ दो टीम्स होती हैं, एक जीतता है दूसरा हारता है। तो इस वजह से ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वाले इस आर्गुमेंट को पेश करते हैं कि चूंकि ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान एक कशमकश है, और रियलिस्ट भी इसी तरह देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, स्टेट ही सब कुछ है, और स्टेट ही डिसाइड करते हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए वो क्या क्या डिसीजन लें। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के नज़दीक ग्लोबलाइजेशन जो है वो विनर और लूज़र के बीच में है, जिसमें आप या तो हार जाते हैं या नुकसान उठाते हैं या फिर फ़ायदा। उनका मज़ीद कहना है कि इसमें जो डेवलप वर्ल्ड है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, वो विनर हैं, और जो लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं वो लूज़र्स हैं। इसके मिसाल इस तरह है कि जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं, ये जो लेस डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल, इसके अलावा इकोनॉमिक, इकोनॉमी के लिए भी डेवलप वर्ल्ड पे डिपेंड करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी डेवलप वर्ल्ड पे डिपेंड करते हैं। तो वो अक्सर ये है कि जो लेस डेवलप वर्ल्ड है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, वो रॉ मटेरियल वेस्टर्न वर्ल्ड चला जाता है, वहाँ पे फिनिशिंग होती है, और फिर वही चीज़ जो है ना वो दुगनी 3 गुना 4 गुना, मतलब डबल कीमत पे वो हमें थर्ड वर्ल्ड स्टेट को वही चीज़ें फरोख्त करते हैं। इसके अलावा थर्ड वर्ल्ड स्टेट जो है वो मशीन के लिए,
हवाई जहाज़ और बाकी जितनी भी हैवी मशीनरी है उन सब पे जो डेवलप वर्ल्ड है उन पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी जो है कि वो आपके लिए रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है और आप उनके लिए एडवांस या हाई टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट्स हैं, तो ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है बिटवीन डेवलप्ड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। पहला पॉइंट उनका ये है कि ये पूरा सिस्टम ही इस तरह है। दूसरा पॉइंट जो ये आर्गूमेंट जो पेश करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पावर्टी बढ़ी है, सॉरी इनइक्वलिटी बढ़ी है, उनका कहना है कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम जिसको आप फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, गेट हो गया, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो रिजीम्स हैं इकनॉमिक, वो इन पे तनकीद करते हैं कि इनइक्वलिटी की बेसिक वजह यही है। फ्री मार्केट इकोनॉमी को ये लोग सपोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से जो लेस डेवलप्ड वर्ल्ड है उनको नुकसान है, क्योंकि वो उनके पास बेचने को कीमती कुछ है नहीं, जबकि उनकी मार्केट्स जो हैं, जो गरीब मुल्क हैं उनकी मार्केट्स खुली हुई हैं, जो उन डेवलप्ड स्टेट्स के लिए कि वो जो चीज़ें बेचना चाहें बेच सकते हैं, कीमती चीज़ें, मतलब इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए, मिलिट्री, इसके अलावा हेवी मशीनरी हो गया, इंडस्ट्रियल जो सारा कुछ चाहिए होगा। तो इनका जो सिस्टम पे एक क्रिटिसिज्म है कि जो आपका पूरा एक सिस्टम है इकोनॉमिक, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, वो उसमें फ्लॉ है। इस वजह से ये ग्लोबल इनइक्वलिटी जो है वो रोज बरोज जो है ना वो बढ़ रही है। तीसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इनका आर्गूमेंट, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अर्बन रूरल जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है। अर्बन रूरल, क्योंकि रूरल एरियाज में तकरीबन 3/4 आबादी रहती है दुनिया की, वो गांव और इस तरह रूरल एरियाज में रहती हैं, और वहाँ पे लोग जो है वो $1 से कम पे गुजारा करते हैं दिन में, ठीक है। तो इस वजह से ग्लोबलाइजेशन की वजह से रूरल अर्बन टेंशन भी बढ़ गई है, रूरल अर्बन डिफरेंसेस भी बढ़ गई है। तो ये चंद इनके जो समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से पावर्टी इंक्रीज हो गई, उनके चंद नुकात ये हैं। इसके अलावा वो लोग जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल इनइक्वलिटी जो है वो कम हो गई है, उसमें सरफहरस्त जो है वो लिबरलिस्ट हैं और न्यू लिबरलिस्ट हैं, चूँकि उनका ही ये एजेंडा है। ख़ासकर न्यू लिबरलिज़म तो ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल सेम चीज़ है। उनके नज़दीक ऐसा है कि जब आप फ्री मार्केट इकॉनमी इस्टेब्लिश करते हैं तो इनसे सबको फ़ायदा होगा, तिजारत बढ़ेगी, और इसके ज़रिए एक टर्म है ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है, ट्रिकल डाउन थ्योरी का मतलब यह है कि अगर आप एक फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो रफ्ता रफ्ता इस तरह लोगों में फैलता जाएगा, ट्रिकल करेगा, मतलब एक एक कतरा इस तरह, तो पूरी सोसाइटी को इस तरह। न्यू लिबरलिस्ट भी कहते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री मार्केट इकॉनमी, जहाँ पे बॉर्डर्स ना हो, जहाँ पे कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह कुछ ना हो, तो इससे सब सारी दुनिया को फ़ायदा होगा, और इससे जो ग्लोबल इनइक्वलिटी है, जो ग्लोबल पावर्टी जो है वो कम होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ग्लोबल जो इनइक्वलिटी है, वो 3 चीज़ों पे
डिपेंड करती है। सोशल इक्वलिटी जो है ये वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। पहली है पावर, दूसरी है कॉन्फ्लिक्ट, तीसरी है पर्सनल वेलबींग। इनके नज़दीक इनइक्वलिटी का इन 3 चीज़ों के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है, लिंक है। पावर के साथ लिंक है इनइक्वलिटी का। जब तक आप पावरफुल रहेंगे, मतलब आप बगैर पावर के इक्वलिटी नहीं आ सकती। इक्वलिटी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पावर आ जाए। दूसरे के साथ इतना पावर है, आपके पास भी उतना ही हो। क्योंकि जब तक आप पावरफुल होते हैं, आप अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को जो है आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी जो है कॉन्फ्लिक्ट। जब तक सोसाइटी में इनइक्वलिटी होगी, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो या ग्लोबल इनइक्वलिटी हो, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छा, इनइक्वलिटी और कॉन्फ्लिक्ट का जो रिलेशन है कि जब तक इनइक्वलिटी होगी तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, चाहे वो रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए, चाहे वो स्टेटस को हासिल करने के लिए हो, मतलब अपने नेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिविल वार्स और टेररिज्म, जिस तरह ग्लोबल टेररिज्म जो है, अगर आप लिंक करना चाहें तो ग्लोबल टेररिज्म जो है उसकी एक वजह ग्लोबल इनइक्वलिटी भी है। जो कॉन्फ्लिक्ट बना है, ग्लोबल टेररिज्म एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसकी आप मिसाल दे सकते हैं कि इसकी एक वजह, काफ़ी सारे वजह होंगी टेररिज्म की, उसमें आप ग्लोबल इनइक्वलिटी भी डाल सकते हैं कि चूँकि मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी गैप है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, सारी चीज़ों में इनइक्वलिटी है। तो इस वजह से ये टेररिज्म जो है आप कह सकते हैं कि एक रिएक्शन के तौर पर आप कह सकते हैं। तीसरा है पर्सनल वेलबींग। पर्सनल वेलबींग का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में बजाते खुद मेंटली, फिजिकली कितने आप सिक्योर हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप सोसाइटी में रह तो रहे, या स्टेट के लेवल पे हम बात करें कि स्टेट्स हैं वो, उनके पास ज़ाहिर सॉवरेनिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उनको वो हैसियत हासिल नहीं है जो दूसरे स्टेट्स को है। ठीक है। तो इनइक्वलिटी का पर्सनल वेलबींग के साथ भी काफ़ी गहरा लिंक है। अच्छा, इसके अलावा जो लोग समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल इनइक्वलिटी नहीं बढ़ी है, उनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें जो है, चूँकि एब्सोल्यूट, हमें टारगेट बनाना चाहिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी को, न कि रिलेटिव पॉवर्टी को। एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो है लोगों की, वो हमें देनी चाहिए। जिस तरह काफ़ी सब सहारा अफ्रीका में लोग भूख से मर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं, मतलब जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है वो नहीं पूरे हो गए। तो उनके नज़दीक ये है कि हमें रिलेटिव पॉवर्टी को साइड पे रखना चाहिए और एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे हमें काम करना चाहिए, ताकि बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जो हैं वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें, और इस झंझट में और उसमें ना पड़े कि रिलेटिव कौन कितना रिलेटिवली रिच है, कौन कितना रिलेटिवली पुअर है।
अच्छा, तो ये ग्लोबल इनइक्वलिटी के बारे में अच्छा, इसके अलावा एक और इसमें अहम चीज़ है, बस 2 मिनट। नॉर्थ साउथ डिवाइड। नॉर्थ साउथ डिवाइड का मतलब ये है, डिवीजन का मतलब है कि ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ आप जानते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड को कहते हैं, और ग्लोबल साउथ जो है वो लेस डेवलप्ड वर्ल्ड को कहते हैं। तो इनके दरमियान हमेशा से एक डिबेट चली आ रही है 1960s और 70s से, और आजकल भी चूँकि इनइक्वलिटी है दोनों के दरमियान, अप्रोच में हर जगह पे डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो या दूसरा कोई इस तरह इंटरनेशनल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, सारी चीज़ों पे ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के दरमियान एक डिवीज़न है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि इनइक्वलिटी है दोनों के दरमियान। उम्मीद है लेक्चर से कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। इसके अलावा एडवाइस ये करूँगा कि इस ग्लोबल इनइक्वलिटी पे ख़ुद भी एक्स्ट्रा रीडिंग भी करें, और इन चीज़ों को जो मैंने बताया उनको कंसंट्रेशन के साथ देखें और नोट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।